हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8th क्लास का सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 और इस चैप्टर का नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से हमारा संविधान बना था और उसको बनाने में कौन कौन सी खास बातों का ध्यान रखा गया था और हमारे जीवन में संविधान का क्या महत्व है। तो चलो करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। किसी भी देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की क्या आवश्यकता है? कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो कई उद्देश्यों को पूरा करता है। सबसे पहला इसका काम है वो एक ऐसे नियमों को देश के सामने रखता है, वो एक ऐसे आदर्श को देश के सामने रखता है जिससे उस देश में रहने वाले सारे नागरिक प्रेरित हो सके। कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये भी बताता है कि हम किस प्रकार की सोसाइटी में रहते हैं और हमारा फंडामेंटल नेचर है वो सोसाइटी का कैसा है। एक कंट्री जो होती है उसमें अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग रहते हैं और हो सकता है उनका कई बातों में एक राय ना हो। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन उन लोगों की सहायता करता है कि इस प्रकार के अलग अलग विचारधाराओं वाले लोग कुछ ऐसे नियमों का पालन करें जिससे दूसरे के हितों का भी ध्यान रखा जाए और हर एक व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान या कोई समस्या ना हो। वास्तव में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे नियमों की श्रृंखला होती है जिससे ये पता लगता है कि इस देश को किस तरह से चलाया जाएगा। इसके अंदर ना केवल गवर्नमेंट का टाइप आता है और उसी के साथ साथ में एक एग्रीमेंट भी आता है जिसमें कई प्रकार के आदर्श जो है जो देश के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं उनके बारे में विचार किया जाता है। चलो इसको समझते हैं कि वास्तव में इसका महत्व क्या है। एक एग्जाम्पल है हमारे सामने नेपाल का, जो हमारा पड़ोसी देश है। नेपाल में कुछ समय पहले मोनार्की था। मोनार्की का मतलब एक राजा का राज वहां हुआ करता था। पहले का जो वहां संविधान था जो 1990 में वहां लागू किया गया, उसमें ये बातें दिखाई देती है कि राजा जो है वो सर्वे सर्वा है, सारी पावर राजा के पास है। फिर लोगों ने इसके लिए आंदोलन किया। ये आंदोलन कई वर्षों तक चलता रहा और अंततः 2006 में इन आंदोलनकारियों को सफलता मिली और राजा का जो राज्य था उसका समापन हुआ और लोगों ने सोचा कि अब हम क्या करेंगे, एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना करेंगे ताकि नेपाल को एक डेमोक्रेसी की तरह चलाया जा सके। वो अगर चाहते तो पुराने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी चल सकते थे, लेकिन अगर वो पुराने कॉन्स्टिट्यूशन को मानते तो उन्होंने जिन अधिकारों के लिए लड़ाई की थी वो अधिकार उन्हें नहीं मिलते। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है किसी भी देश के पॉलिटिकल सिस्टम को डिफाइन करता है। जैसे नेपाल की हम लोग बात करें तो नेपाल में पहले क्या था, एक राजा के द्वारा राज किया जाता था और उसके साथ में उसके कुछ मिनिस्टर्स की काउंसिल हुआ करती थी। लेकिन जब उन्होंने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपना लिया तो वहां एक संविधान हो गया और डेमोक्रेसी को वहां माना जाने लगा और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का बहुत बड़ा रोल हो गया और उसी के हिसाब से देश को और समाज को चलाया जाने लगा। अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी में हम लोग क्या करते हैं, कुछ लीडर्स को चुनते हैं और उनके पास पावर्स होती है और वो जिम्मेदारी से उस पावर को निभाते हैं। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि लीडर्स इस पावर को मिसयूज कर लें और ऐसा होने पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनके खिलाफ हमें सुरक्षा प्रदान करता है। इसी प्रकार की पावर का जो मिसयूज है उसका उदाहरण यहाँ पे क्लास में दिखाया गया है। इस क्लास में सुरेश जो है वो क्लास का मॉनिटर है। वो एक बुली है जो सब बच्चों को परेशान करता है। उसके क्लासमेट्स हैं वो उसे पसंद नहीं करते। मिसेज राव जो कि क्लास टीचर है वो क्लासरूम से बाहर चली गई है किसी जरूरी काम से। तो मिसेज राव ने सुरेश से कहा कि आपको क्लास का ध्यान रखना है। उसने अनिल को कहना शुरू किया, अनिल आज मैं तुम्हारी शिकायत मिसेज राव से कर दूंगा। तब अनिल ने कहा कि मैंने क्या किया है। जब मिसेज राव वापस क्लास में आती है तो सुरेश जो कि मॉनिटर है वो मिसेज राव से कहता है, मैम जब आप यहाँ से बाहर गए थे
तो अनिल जोर जोर से बातें कर रहा था और क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था। वह मेरी बात नहीं सुन रहा था। मिसेज राव जो कि टीचर है, उन्होंने अनिल को कहा, अनिल तुम्हें स्कूल के बाद यहाँ रुकना होगा और 100 बार लिखना होगा कि मैं क्लास मॉनिटर को डिसओबे नहीं करूंगा। अब अनिल उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैम मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में आपने देखा किस तरह से एक लीडर ने अपनी पावर्स का मिसयूज किया है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता होती है। डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो होती है उसके अंदर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसके अंदर बहुत सारे नियम होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी प्रकार की अथॉरिटी के द्वारा किसी भी पावर को मिसयूज होने से बचाते हैं। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम लोग बात करें तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसके अंदर भी हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारे मुख्य आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं और ऐसा कोई भी दमन होने से बचाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण काम जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किया जाता है कि किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर अगर कोई डोमिनेंट ग्रुप है, डोमिनेंट ग्रुप का मतलब प्रभावशाली, जो संख्या में ज्यादा हो, वो कभी भी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर सके। किसके खिलाफ? जो संख्या में कम हो या जो शक्तिशाली नहीं हो। आपके सामने एक स्टोरी दिखाई गई है, उसमें इसके बारे में बताया गया है। गेम्स पीरियड शुरू होने वाला है और गर्ल्स कहती हैं कि आज हम लोग बास्केटबॉल खेलेंगे ताकि कुछ बदलाव हो सके, लेकिन बॉयज कहते हैं नहीं हम लोग क्रिकेट ही खेलेंगे। अब गर्ल्स आपस में बात कर रही है, हमें हमेशा वही काम करना पड़ता है जो ये बॉयज बोलते हैं क्योंकि ये मेजोरिटी में है। गर्ल्स आपस में सोच रही है हमारी मैम को कोई दूसरा तरीका सोचना चाहिए जिससे हमारी इच्छाएं भी पूरी हो सके। टीचर ने इस मामले को सुलझाने के लिए तरीका ढूंढ लिया है। टीचर इस मामले को सुलझाने का प्रयास करती है परंतु बच्चे ही इसमें जीत जाते हैं और लड़कियां कहती है कि अधिक होने के कारण हमें हमारा अधिकार नहीं मिल पाया। तो आपने देखा ना किस तरह से जो लोग ज्यादा संख्या में है या ज्यादा पावरफुल है वो अपने मनमानी कैसे करते हैं। इससे भी हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही बचाता है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें ऐसे निर्णय को लेने से रोकता है जिनके द्वारा हमारे संविधान और हमारे देश के जो निर्णायक प्रिंसिपल्स हैं उनके खिलाफ हम लोग जा रहे हों। उदाहरण के रूप में हो सकता है बहुत सारे लोग ये विश्वास करते हों कि डेमोक्रेसी जो है उसमें आजकल पार्टी पॉलिटिक्स है वो बहुत ही एक्रीमोनियस हो गई है। एक्रीमोनियस का मतलब उग्र हो गई है और हमें क्या करना होगा, इससे निपटने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर यानी तानाशाह जैसा व्यक्ति चाहिए जो सबको ठीक कर सके। हम भावनाओं में बह जाते हैं लेकिन हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि अगर हमने यहाँ किसी डिक्टेटर या तानाशाह को रूल करने की आजादी दे दी तो हमारे जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं वो बिल्कुल भी नहीं बचेंगे। एक अच्छे संविधान की यही विशेषता होती है कि वो इस प्रकार की जो भी पागलपन से भरी हुई सनक है या मूर्खता है उसको होने से रोकता है। यह हमेशा ध्यान रखता है कि इस देश में रहने वाले सिटीजन्स हैं और उनकी जो आजादी है वो किसी भी हालत में बरकरार रहे। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इसके की फीचर्स के बारे में हम लोग अब बात करेंगे। 20th सेंचुरी की शुरुआत से ही इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो शुरू हो चुका था और काफी समय तक ये चला था ब्रिटिश लोगों से आजादी की लड़ाई के लिए। फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान हमारे देश के जो राष्ट्रीय नेता थे उन्होंने बहुत अधिक समय अपना इसलिए दिया था कि जब हम लोग आजाद हो जाएंगे तो हमारा देश जो होगा वो किस तरह का होगा और किस तरह की योजनाएं हम लोग अपनाने वाले हैं। जब भारतीय लोग ब्रिटिश लोगों के नियंत्रण में थे तो उन्हें बहुत सारे नियम मानने पड़ते थे जो वो नहीं मानना चाहते थे। लंबे समय तक जब इनका राज हम लोगों पे रहा, हम इनकी कॉलोनी बन के रहे, तो भारतीय लोगों को ये विश्वास हो गया कि भारत में जो है डेमोक्रेसी की स्थापना होनी चाहिए ताकि सभी लोगों को बराबरी का अधिकार मिले और सभी लोग
गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर पाए। अब जिस काम को किया जाना था वो ये था कि हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की स्थापना करें और ऐसे नियम कायदे कानून बनाएं ताकि हमारी जो प्लानिंग है, हमारी जो योजना है, हमारी जो आजादी के विचार हैं, उन्हें पूरी तरह से लागू करें। और ये काम किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं हो सकता था, इसलिए लगभग लगभग 300 लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसका मेंबर बनाया गया, जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी। और ये जो मेंबर्स है समय समय पे अगले 3 साल तक मिलते रहे और इन्होंने संविधान का जो है निर्माण किया। इन मेंबर्स के सामने बहुत बड़ा दायित्व था, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग समुदाय, अलग अलग भाषाओं और अलग अलग धर्म और अलग अलग कल्चर को मानने वाले लोग थे। इसलिए जब संविधान को लिखा गया तो बहुत सारी टर्मोइल, टर्मोइल का मतलब खलबली का सामना करना पड़ा, बहुत सारी उठापटक हो रही थी। और भारत का जो विभाजन हुआ इंडिया और पाकिस्तान में, वो भी एक प्रमुख चीज रही। और उसी के साथ साथ में कई राज्य ऐसे थे जिनका भविष्य अभी पूरी तरह से डिसाइड नहीं था, और कई सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं भी ऐसी थी जिनको इन लोगों को मद्देनजर रखना था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं उन सब के दिमाग में ये बातें रही जब वो कॉन्स्टिट्यूशन की को ड्राफ्ट कर रहे थे। वो सही समय पे सही निर्णय लेने में सक्षम रहे और उन्होंने हमारे देश को एक बहुत ही विजनरी डॉक्यूमेंट दिया जो हमें विभिन्नता में एकता को बनाए रखने का संदेश देता है। फाइनल डॉक्यूमेंट ये भी दर्शाता है कि किस प्रकार से हमें गरीबी को हटाना है और सामाजिक आर्थिक सुधार करने हैं। उसी के साथ साथ में जो व्यक्ति चुने जाएंगे उनका किस प्रकार का रोल रहेगा, ये सारी बातें इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई थी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो की फीचर्स हैं वो आपके सामने लिखे गए हैं, जैसे कि फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर्स, फंडामेंटल राइट्स और सेकुलरिज्म। ये सारे जो मुद्दे हैं इन पे इसलिए विशेष जोर दिया गया ताकि हमारे देश की जो डाइवर्सिटी है, यूनिटी है, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म है, उन सब को ध्यान में रखा जा सके और हम एक ऐसा संविधान तैयार करें जिसमें किसी को भी नजरअंदाज नहीं करें। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन सारी चीजों में बहुत अधिक तालमेल रखा गया है और इसी के साथ साथ में इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग और डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाने का प्रयास किया गया है। फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद। इसका मतलब है कि हमारे जो देश होगा उसमें जो गवर्नमेंट जो होगी उसका केवल एक लेवल नहीं होगा, उससे ज्यादा लेवल होंगे। हमारे देश के अंदर स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे अलग अलग गवर्नमेंट होती है और उसी के साथ साथ में तीसरे पहिए के रूप में आपने पंचायती राज को भी देखा है। हमारे देश के अलग अलग समुदाय के लोग ये चाहते थे कि हमारे देश को जब चलाया जाए तो बड़े बड़े शहरों में बैठने वाले लोग ही नहीं परंतु छोटे स्थानों से आने वाले लोग भी इसमें अपना महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकें। और फेडरलिज्म इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ताकि अलग अलग स्टेट्स जो हैं उनकी गवर्नमेंट अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार निर्णय को ले सके। हर एक स्टेट जो है वो अपने आप में आजाद है और उसी के साथ साथ में बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो राष्ट्रीयता से जुड़े हुए हैं। उन मामलों के अंदर एक स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट के नियमों का पालन करना होगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी लिस्ट दी हुई है जिसमें यह बताया गया है कि कौन से ऐसे मामले हैं जो सेंटर से जुड़े हुए हैं और कौन से ऐसे मामले हैं जो स्टेट से जुड़े हुए हैं और कौन से ऐसे मामले हैं जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों का रोल महत्वपूर्ण होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ये भी आजादी देता है कि गवर्नमेंट के हर एक लेवल को पैसा मिलेगा ताकि वो अपने से अपनी आवश्यकता अनुसार अपने काम को करवा सके।
फेडरलिज्म के अनुसार स्टेट्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के केवल एजेंट्स नहीं है, लेकिन उसके साथ ही साथ उनको संविधान से बहुत सारे अधिकार भी मिले हुए हैं। इंडिया के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स पे बनाए हुए लॉज और पॉलिसीज के अनुसार चलते हैं। अगला पार्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अलग अलग प्रकार की जो अलग अलग लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है उसमें हमें बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स की आवश्यकता है जिन्हें लोगों के द्वारा चुना जाए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी देता है कि जितने भी लोग एडल्ट हैं उन्हें पूरी तरह से मताधिकार का प्रयोग करने के अधिकार हो। जब वो संविधान बना रहे थे तो उन्होंने जो भी व्यक्ति एडल्ट है, जो भी व्यक्ति निश्चित आयु को पार करते हैं, जो कि अभी 18 वर्ष है, उसको पार करने के बाद में वो अपने मताधिकार का बिल्कुल आजादी से प्रयोग कर सकते हैं और वो अपनी इच्छा के अनुसार प्रतिनिधि को चुन सकते हैं और उन्हें किसी प्रकार की जाति, समूह आदि से बंधा हुआ होने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये है कि इंडिया के जो लोग हैं उनको पूरा पूरा अधिकार है अपने प्रतिनिधियों को चुनने का और भारत का हर एक जो सिटीजन है वो किसी भी बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ हो परंतु वो चुनाव में खड़ा हो सकता है और ये जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे वो इन लोगों के प्रति जवाबदेह होंगे, जिम्मेदार होंगे। सेपरेशन ऑफ पावर्स। कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 ऑर्गन्स बनाए हैं गवर्नमेंट के लिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। लेजिस्लेचर जो है उसमें हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। एग्जीक्यूटिव जो है ये स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि रेस्पॉन्सिबल है नियम, कायदे, कानूनों को लागू करने और सरकार को चलाने के लिए। और जुडिशियरी जो होती है उसमें कोर्ट के सारे सिस्टम आते हैं जो कहीं भी किसी भी प्रकार का विवाद हो तो उसमें निर्णय लेते हैं। किसी भी प्रकार की पावर का मिसयूज होने पर चाहे वो इन 3 ऑर्गन्स में से कोई भी करे, दूसरा जो ऑर्गन है वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। हर एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन पे पूरी तरह से नियंत्रण और ध्यान रखता है ताकि हमारे देश में पूरी तरह से संतुलन बना रहे। फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा कहा गया है। हमारे आजादी से पहले ब्रिटिश रूल के कारण, कॉलोनियल रूल के कारण लोगों में एक शक और संदेह था कि हम पूर्णतः अपनी आजादी को ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। इसीलिए उन्होंने एक निश्चित रिटर्न राइट्स की मांग रखी जो हमारे अधिकारों की सुरक्षा करे। फंडामेंटल राइट्स इसीलिए है ताकि वो प्रत्येक नागरिक को आजादी का अधिकार दे सके और चाहे स्टेट हो या सेंटर हो वो कभी भी उन पे किसी भी प्रकार की आर्बिट्रेरी और एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर नहीं कर सके। इसका मतलब है स्टेट कभी भी उन पे अपने मनमाने नियमों को नहीं थोप सके। कॉन्स्टिट्यूशन हर एक व्यक्ति के राइट्स, चाहे वो स्टेट के सामने हो या किसी दूसरे व्यक्ति के सामने हो, उनकी पूरी तरह से रक्षा करता है। हमारे देश में बहुत सारे माइनॉरिटी से जुड़ी हुई समुदाय भी हैं, उनको भी पूर्णतः सुरक्षा और आजादी के अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए हैं। इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उन लोगों को ये अधिकार देता है कि आपको भी अन्य लोगों की तरह जीवन जीने का पूरा अधिकार है। जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान निर्माण में बहुत बड़ा रोल निभाया था, उन्होंने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स हैं उनके 2 पहलू हैं। इसका पहला उद्देश्य ये है कि हर एक सिटीजन जो है उसको अपने मूल अधिकार जो है वो मिल सके और उसी के साथ साथ में जितनी भी पावरफुल अथॉरिटीज हैं उनको भी एक विशेष प्रकार के बंधन में बांध सके ताकि वो हमारे मूल अधिकारों के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सके। फंडामेंटल राइट्स के साथ ही साथ में कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी आते हैं।
ये सेक्शन खास रूप से बनाया गया है स्टेट्स के लिए। इसका मुख्य उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक रूप से सुधार करना और साथ ही साथ में हमारे जो स्टेट्स हैं उनको ये दिशा निर्देश देना कि नियमों और कानूनों की सहायता से वो गरीबी और असमानता को मिटाने का प्रयास करें। सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म का मतलब होता है धर्म निरपेक्षता। एक सेकुलर स्टेट का मतलब होता है कि देश का कोई भी विशेष धर्म नहीं होगा। इसलिए आप समझ गए होंगे हमारा जो हिंदुस्तान है उसमें सभी प्रकार के धर्म के लोगों को पूर्णतः आजादी दी गई है कि वो अपनी धार्मिक प्रक्रियाओं को अपनी मान्यताओं के अनुसार अपना सकते हैं। हमारा संविधान जो है वो इसमें एक आदर्श रोल निभाता है ताकि अलग अलग धर्म और अलग अलग समुदाय के लोग जो हैं वो अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपने क्रियाकलापों को अंजाम दे सकें और उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। जैसा कि आपने देखा होगा फुटबॉल का जो एक गेम होता है अगर उसके सारे नियम बदल दिए जाएं तो वो गेम पूरी तरह बदल जाएगा, इसलिए उसके नियमों का पालन करना जरूरी होता है। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को समय समय पे अमेंड किया गया है, इसमें बदलाव किए गए हैं। अक्सर इसके बदलाव से फंडामेंटल नेचर जो कंट्री का है उसमें भी बदलाव आते हैं। जैसा कि हमने नेपाल में देखा कि उन्हें किस तरह से नई संविधान की आवश्यकता पड़ी डेमोक्रेसी बनने के बाद में, उसी प्रकार से हमारे संविधान में भी कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज हैं जो हम आसानी से समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आपको इनके बारे में अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप आने वाले समय में इन सब चीजों के बारे में आसानी से समझ पाएंगे। अब हम पढ़ेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स है उनके बारे में। पहला फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वलिटी। कानून के सामने सारे व्यक्ति समान हैं। इसका मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति को पूर्णतः कानून का सहारा है और किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति या सेक्स के अनुसार किसी प्रकार का भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति जो है वो पब्लिक प्लेसेस तक जा सकता है, चाहे वो प्लेग्राउंड्स हो, होटल्स हो या शॉप्स हो, और स्टेट जो है वो भी इनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता है। स्टेट रोजगार देने में भी इनमें कोई भेदभाव नहीं करेगा और अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस है उसे भी खत्म कर दिया गया है। दूसरा अधिकार है राइट टू फ्रीडम। इसका मतलब है हम सब लोगों को स्पीच का, एक्सप्रेशन का और किसी भी प्रकार की एसोसिएशन का मतलब होता है समूह, और उसी के साथ में फ्रीली मूव करने का या देश के किसी भी हिस्से में रेसाइड यानी रहने का, और साथ ही साथ में किसी भी प्रकार के प्रोफेशन यानी व्यवसाय को अपनाने का, और ऑक्यूपेशन और बिजनेस मतलब किसी भी प्रकार के काम को करने की पूरी आजादी है। अगला है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। हमारा संविधान जो है वो हमें अधिकार देता है कि इसके द्वारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर और 14 साल के जो बच्चे हैं जिन्हें काम पे लगाया जाता है उसको रोका जाए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है छोटे छोटे या बड़े लोगों को पकड़ के ले जाया जाता है। फोर्स्ड लेबर का मतलब बंधुआ मजदूरी, और अगला पॉइंट जो है उसमें 14 ईयर से छोटे जो बच्चे हैं उनको रोजगार पे लगाना, ये भी गलत है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, किसी भी धर्म को अपनाने की आजादी। देश के नागरिकों को यह अधिकार है वो अपनी आस्था के अनुसार किसी भी धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसकी मान्यताओं को अपना सकते हैं और अपने धार्मिक क्रियाकलापों को कर सकते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, हमारा संविधान सभी माइनॉरिटीज को, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक्स को अपने अनुसार किसी भी प्रकार के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बनाने की, उसे संरक्षित करने की या अपने कल्चर को आगे बढ़ाने की आजादी देता है। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसका मतलब ये है कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है अगर उसे लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स का किसी भी प्रकार से हनन हो रहा है, वो अपने पूरी तरह से फंडामेंटल राइट्स को यूज
नहीं कर पा रहा हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।